गर्मी के दिन थे। बादशाह ने उसी फाल्गुन में सलीमा से नई शादी की थी। सल्तनत के सब झंझटों से दूर रहकर नई दुल्हन के साथ प्रेम और आनंद की कलोले करने वह सलीमा को लेकर कश्मीर के दौलत खाने में चले आए थे। रात दूध में नहा रही थी। दूर के पहाड़ों की चोटियां बर्फ से सफेद होकर चांदनी में बहार दिखा रही थीं। आरामबाग के महलों के नीचे पहाड़ी नदी बल खाकर बह रही थी। मोतीमहल के एक कमरे में शमादान जल रहा था और उसकी खुली खिड़की के पास बैठी सलीमा रात का सौंदर्य निहार रही थी। खुले हुए बाल उसकी फिरोजी रंग की ओढ़नी पर खेल रहे थे। चिकन के काम से सजी और मोतियों से गुंथी हुई उस फिरोजी रंग की ओढ़नी पर कसी हुई कमखाब की कुर्ती और पन्नों की कमरपेटी पर अंगूर के बराबर बड़े मोतियों की माला झूम रही थी। सलीमा का रंग भी मोती के समान था। उसकी देह की गठन निराली थी। संगमरमर के समान पैरों में जरी के काम के जूते पड़े थे, जिन पर 2 हीरे धक धक चमक रहे थे। कमरे में एक कीमती ईरानी कालीन का फर्श बिछा था, जो पैर लगते ही हाथ भर धंस जाता था। सुगंधित मसालों से बने हुए शमादान जल रहे थे। कमरे में 4 पूरे कद के आईने लगे थे। संगमरमर के आधारों पर सोने चांदी के फूलदानों में ताजे फूलों के गुलदस्ते रखे थे। दीवारों और दरवाजों पर चतुराई से गुंथी हुई नागकेसर और चंपे की मालाएं झूल रही थीं, जिनकी सुगंध से कमरा महक रहा था। कमरे में अनगिनत बहुमूल्य कारीगरों की देश विदेश की वस्तुएं क्रीने से सजी हुई थीं। बादशाह 2 दिन से शिकार को गए थे। आज इतनी रात हो गई, अभी तक नहीं आए। सलीमा चांदनी में दूर तक आंखें बिछाए सवारों की गर्द देखती रही। आखिर उससे न रहा गया। वह खिड़की से उठकर अनमनी सी होकर मसंद पर आ बैठी। उम्र और चिंता की गर्मी जब उससे सहन न हुई, तब उसने अपनी चिकन की ओढ़नी भी उतार फेंकी और आप ही आप झुंझलाकर बोली, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब क्या करूं? इसके बाद उसने पास रखी बीन उठा ली। 2-4 उंगली चलाई, मगर स्वर न मिला। उसने भुनभुनाकर कहा, मर्दों की तरह यह भी मेरे वश में नहीं है। सलीमा ने उकताकर उसे रखकर दस्तक दी। एक बांदी दस्तबस्ता हाजिर हुई। बांदी अत्यंत सुंदरी और कमसिन थी। उसके सौंदर्य में एक गहरे विषाद की रेखा और नेत्रों में नैराश्य स्याही थी। उसे पास बैठने का हुक्म देकर सलीमा ने कहा, साकी, तुझे बीन अच्छी लगती है या बांसुरी? बांदी ने नम्रता से कहा, हुजूर, जिसमें खुश हूँ। सलीमा ने कहा, पर तू किसमें खुश है? बांदी ने कंपित स्वर में कहा, सरकार, बांदियों की खुशी ही क्या। क्षण भर सलीमा ने बांदी के मुंह की तरफ देखा। वैसा ही विषाद, निराशा और व्याकुलता का मिश्रण हो रहा था। सलीमा ने कहा, मैं क्या तुझे बांदी की नजर से देखती हूँ? नहीं, हजरत की तो लौंडी पर खास मेहरबानी है। तब तू इतनी उदास, झिझकी हुई और एकांत में क्यों रहती है? जब से तू नौकर हुई है, ऐसा ही देखती हूँ। अपनी तकलीफ मुझसे तो कह प्यारी साकी। इतना कहकर सलीमा ने उसके पास खिसककर उसका हाथ पकड़ लिया। बांदी कांप गई, पर बोली नहीं। सलीमा ने कहा, कसमिया, तू अपना दर्द मुझसे कह। तू इतनी उदास क्यों रहती है? बांदी ने कंपित स्वर में कहा, हुजूर, क्यों इतनी उदास रहती हैं? सलीमा ने कहा, इधर जहांपनाह कुछ कम आने लगे हैं, इससे तबीयत जरा उदास रहती है। बांदी, सरकार, प्यारी चीज न मिलने से इंसान को उदासी आ ही जाती है। अमीर और गरीब, सभी का दिल तो दिल ही है। सलीमा हंसी। उसने कहा, समझी, अब तू किसी को चाहती है? मुझे उसका नाम बता, उसके साथ तेरी शादी करा दूंगी। साकी का सिर घूम गया। एकाएक उसने बेगम की आंखों से आंख मिलाकर कहा, मैं आपको चाहती हूँ। सलीमा हंसते हंसते लौट गई। उस मदमाती हंसी के वेग में उसने बांदी का कंपन नहीं देखा। बांदी ने वंशी लेकर कहा, क्या सुनाऊं? बेगम ने कहा, ठहर, कमरा बहुत गर्म मालूम देता है। इसके तमाम दरवाजे और खिड़कियां खोल दे, चिरागों को बुझा दे, चटकती चांदनी का लुत्फ उठाने दे और फूलमालाएं मेरे पास रख दे। बांदी उठी। सलीमा बोली, सुन, पहले एक गिलास शरबत दे, बहुत प्यासी हूँ। बांदी ने सोने के गिलास में खुशबूदार शरबत बेगम के सामने ला धरा। बेगम ने कहा, उफ, यह तो बहुत गर्म है। क्या इसमें गुलाब नहीं दिया? बांदी ने नम्रता से कहा, दिया तो है सरकार। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इस्तंबोल और मिला। साकी गिलास लेकर दूसरे कमरे में चली गई। इस्तंबोल मिलाया और भी एक चीज मिलाई। फिर वह सुवासित मदिरा का पात्र बेगम के सामने ला धरा। एक ही सांस में उसे पीकर बेगम ने कहा, अच्छा,
अब सुना, तूने कहा कि मुझे प्यार करती है, सुना कोई प्यार का गाना सुना। इतना कह और गिलास को गलीचे पर लुढ़काकर मदमाती मसंद पर खुद लुढ़क गई और रसभरे नेत्रों से साकी की ओर देखने लगी। साकी ने वंशी का सुर मिलाकर गाना शुरू किया। दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी। बहुत देर तक साकी की वंशी और कंठध्वनि कमरे में घूम घूम कर रोती रही। धीरे धीरे साकी खुद रोने लगी। सलीमा मदिरा और यौवन के नशे में होकर झूमने लगी। गीत खत्म करके साकी ने देखा, सलीमा बेसुध पड़ी है। शराब की तेजी से उसके गाल एकदम सुर्ख हो गए हैं और तांबूल राग रंजित होंठ रह रहकर फड़क रहे हैं। सांस की सुगंध से कमरा महक रहा है। जैसे मंद पवन से कोमल पत्ती कांपने लगती है, उसी प्रकार सलीमा का वक्षस्थल धीरे धीरे कांप रहा है। प्रस्वेद की बूंदें ललाट पर दीपक के उज्ज्वल प्रकाश में मोतियों की तरह चमक रही हैं। वंशी रखकर साकी क्षण भर बेकम के पास आकर खड़ी हुई। उसका शरीर कांपा, आंखें जलने लगीं, कंठ सूख गया। वह घुटने के बल बैठकर बहुत धीरे धीरे अपने आंचल से बेकम के मुख का पसीना पोंछने लगी। इसके बाद उसने झुककर बेकम का मुंह चूम लिया। इसके बाद ज्यों ही उसने अचानक आंख उठाकर देखा, खुद दीन दुनिया के मालिक शाहजहां खड़े उसकी यह करतूत अचरज और क्रोध से देख रहे हैं। साकी को सांप डस गया। वह हतबुद्धि की तरह बादशाह का मुंह ताकने लगी। बादशाह ने कहा, तू कौन है और यह क्या कर रही थी? साकी चुप खड़ी रही। बादशाह ने कहा, जवाब दे। साकी ने धीमे स्वर में कहा, जहांपना। कनीज अगर कुछ जवाब न दे तो? बादशाह सन्नाटे में आ गए। बांदी की इतनी स्पर्धा। उन्होंने कहा, मेरी बात का जवाब नहीं। अच्छा, तुझे नंगी करके कोड़े लगाए जाएंगे। साकी ने कंपित स्वर में कहा, मैं मर्द हूँ। बादशाह की आंखों में सरसों फूल उठी। उन्होंने अग्निमय नेत्रों से सलीमा की ओर देखा। वह बेसुध पड़ी सो रही थी। उसी तरह उसका भरा यौवन खुला पड़ा था। उसके मुंह से निकला, उफ फाहिशा, और तत्काल उनका हाथ तलवार की मूठ पर गया। फिर नीचे को उन्होंने घूमकर कहा, दोस्त के कुत्ते, तेरी यह मजाल। फिर कठोर स्वर से पुकारा, मादू। क्षण भर में एक भयंकर रूप वाली तातारी औरत बादशाह के सामने अदब से आ खड़ी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया, इस मरदूद को तहखाने में डाल दे ताकि बिना खाए पिए मर जाए। मादूम ने अपने कर्कश हाथों में युवक का हाथ पकड़ा और ले चली। थोड़ी देर में दोनों लोहे के एक मजबूत दरवाजे के पास आ खड़े हुए। तातारी बांदी ने चाबी निकालकर दरवाजा खोला और कैदी को भीतर ढकेल दिया। कोठरी की गच कैदी का बोझा ऊपर पड़ते ही कांपती हुई नीचे को धसकने लगी। प्रभात हुआ। सलीमा की बेहोशी दूर हुई। चौंक कर उठ बैठी। बाल सवारे, ओढ़नी ठीक की और चोली के बटन कसने को आईने के सामने जा खड़ी हुई। खिड़कियां बंद थीं। सलीमा ने पुकारा, साकी, प्यारी साकी, बड़ी गर्मी है, जरा खिड़की तो खोल दे। निगोड़ी नींद ने तो आज गजब ढा दिया। शराब कुछ तेज थी, किसी ने सलीमा की बात न सुनी। सलीमा ने जरा जोर से पुकारा, साकी। जवाब न पाकर सलीमा हैरान हुई। वह खुद खिड़कियां खोलने लगी, मगर खिड़कियां बाहर से बंद थीं। सलीमा ने विस्मय से मन ही मन कहा, क्या बात है? लौंडिया सब क्या हुई? वह द्वार की तरफ चली। देखा, एक तातारी बांदी नंगी तलवार लिए पहरे पर मुस्तैद खड़ी है। बेगम को देखते ही उसने सिर झुका लिया। सलीमा ने क्रोध से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों हो? बादशाह के हुक्म से। क्या बादशाह आ गए? जी हाँ। मुझे इत्तला क्यों नहीं कि हुक्म नहीं था? बादशाह कहाँ हैं? जीनत महल के दौलत खाने पर। सलीमा के मन में अभिमान हुआ। उसने कहा, ठीक है, खूबसूरती की हाट में जिनका कारोबार है, मोहब्बत को क्या समझेंगे? तो अब जीनत महल की किस्मत खुली। तातारी स्त्री चुपचाप खड़ी रही। सलीमा फिर बोली, मेरी साकी कहाँ है? कैद में। क्यों? जहाँ पनाह का हुक्म था। उसका कसूर क्या था मैं अर्ज नहीं कर सकती। कैदखाने की चाबी मुझे दे, मैं अभी उसे छुड़ाती हूँ। आपको अपने कमरे से बाहर जाने का हुक्म नहीं है। तब क्या मैं भी कैद हूँ? जी हाँ। सलीमा की आंखों में आंसू भर आए। वह लौटकर मसंद पर पड़ गई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ठहर कर उसने एक खत लिखा, हुजूर, मेरा कसूर माफ फरमावे। दिन भर की थकी होने से ऐसी बेसुध सो गई कि हुजूर के इस्तकबाल में हाजिर न रह सकी, और मेरी उस प्यारी लौंडी की भी जाम बख्शी की जाए।
उसने हुजूर के दौलत खाने में लौट आने की इत्तला मुझे वाजबी तौर पर न देकर बेशक भारी कसूर किया है, मगर वह नई, कमसिन, गरीब और दुखिया है। कनीज सलीमा। चिट्ठी बादशाह के पास भेज दी गई। बादशाह की तबीयत बहुत नासाज थी। तमाम हिंदुस्तान के बादशाह की औरत फाहिशा निकले। बादशाह अपनी आंखों से परपुरुष को उसका मुंह चूमते देख चुके थे। वह गुस्से से तलमला रहे थे और गम कलत करने को अंधाधुंध शराब पी रहे थे। जीनत महल मौका देखकर सौतियाडाह का बुखार निकाल रही थी। तातारी बांदी को देखकर बादशाह ने आग बबूला होकर कहा, क्या लाई हो? बांदी ने दस्तबस्ता अर्ज की, खुदाबंद, सलीमा बीबी की अर्जी है। बादशाह ने गुस्से से होंठ चबाकर कहा, उससे कह दे कि मर जाए। इसके बाद खत में एक ठोकर मारकर उन्होंने उधर से मुंह फेर लिया। बांदी लौट आई। बादशाह का जवाब सुनकर सलीमा धरती पर बैठ गई। उसने बांदी को बाहर जाने का हुक्म दिया और दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोई। घंटों बीत गए, दिन छिपने लगा। सलीमा ने कहा, हाय, बादशाहों की बेकम होना भी बदनसीबी है। इंतजारी करते करते आंख फूट जाए, मिन्नतें करते करते जबान घिस जाए, अदब करते करते जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए, फिर भी इतनी सी बात पर कि मैं जरा सो गई, उनके आने पर जाग न सकी, इतनी सजा, इतनी बेइज्जती, तब मैं बेकम क्या हुई? जीनत और बांदियां सुनेंगी तो क्या कहेंगी? इस बेइज्जती के बाद मुंह दिखाने लायक कहाँ रही? अब तो मरना ही ठीक है। अफसोस मैं किसी गरीब की औरत क्यों न हुई। धीरे धीरे स्त्रीत्व का तेज उसकी आत्मा में उदय हुआ। गर्व और दृढ़ प्रतिज्ञा के चिन्ह उसके नेत्रों में छा गए। वह सापनी की तरह चपेट खाकर उठ खड़ी हुई। उसने एक और खत लिखा, दुनिया के मालिक, आपकी बीवी और कनीज होने की वजह से आपके हुक्म को मानकर मरती हूँ। इतनी बेइज्जती पाकर एक मलिका का मरना ही मुनासिब है, मगर इतने बड़े बादशाह को औरतों को इस कद्र नाचीज तो न समझना चाहिए कि अदनासी बेवकूफ़ी की इतनी बड़ी सजा दी जाए। मेरा कसूर तो इतना ही था कि मैं बेखबर सो गई थी। खैर, फिर एक बार हुजूर को देखने की ख्वाहिश लेकर मरती हूँ। मैं उस पाक परवरदिगार के पास जाकर अर्ज करूंगी कि वह मेरे शौहर को सलामत रखें। सलीमा खत को इत्र से सुवासित करके ताज़े फूलों के एक गुलदस्ते में इस तरह रख दिया जिससे किसी की उस पर नजर न पड़ जाए। इसके बाद उसने जवाहर की पेटी से एक बहुमूल्य अंगूठी निकाली और कुछ देर तक आंख गड़ागड़ाकर उसे देखती रही, फिर उसे चाट गई। बादशाह शाम की हवाखोरी को नजरबाग में टहल रहे थे। दो तीन खोजे घबराए हुए आए और चिट्ठी पेश करके अर्ज की, हुजूर, जब हो गया। सलीमा बीबी ने जहर खा लिया और वह मर रही हैं। क्षण भर में बादशाह ने खत पढ़ लिया। झपटे हुए महल में पहुंचे। प्यारी दुल्हन सलीमा जमीन पर पड़ी है। आंखें ललाट पर चढ़ गई हैं। रंग कोयले के समान हो गया है। बादशाह से रहा न गया। उन्होंने घबराकर कहा, हकीम, हकीम को बुलाओ। कई आदमी दौड़े। बादशाह का शब्द सुनकर सलीमा ने उनकी तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, जे किस्मत। बादशाह ने नजदीक बैठकर कहा, सलीमा, बादशाह की बेकम होकर तुम्हें यही लाजिम था। सलीमा ने कष्ट से कहा, हुजूर, मेरा कसूर मामूली था। बादशाह ने कड़े स्वर में कहा, बदनसीब, शाही स्नानखाने में मर्द को भेष बदलकर रखना मामूली कसूर समझती है। कानों पर यकीन कभी न करता, मगर आंखों देखी को झूठ मान लूं। जैसे हजारों बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने से आदमी तड़पता है, उसी तरह तड़पकर सलीमा ने कहा, क्या? बादशाह डरकर पीछे हट गए। उन्होंने कहा, सच कहो, इस वक्त तुम खुदा की राह पर हो। यह जवान कौन था? सलीमा ने अचकचाकर पूछा, कौन जवान? बादशाह ने गुस्से से कहा, जिसे तुमने साकी बनाकर अपने पास रखा था। सलीमा ने घबराकर कहा, है क्या वह मर्द है? बादशाह, तो क्या तुम सचमुच यह बात नहीं जानती? सलीमा के मुंह से निकला, या खुदा। फिर उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह सब मामला समझ गई। कुछ देर बाद बोली, खाविंद, तब तो कुछ शिकायत ही नहीं। इस कसूर की तो यही सजा मुनासिब थी। मेरी बदगुमानी माफ फरमाई जाए। मैं अल्लाह के नाम पर पड़ी कहती हूँ, मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं है। बादशाह का गला भर आया। उन्होंने कहा, तो प्यारी सलीमा, तुम बेकसूर ही चली। बादशाह रोने लगे। सलीमा ने उनका हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रखकर कहा, मालिक मेरे, जिसकी उम्मीद न थी, मरते वक्त वह मजा मिल गया। कहा, सुना माफ हो, एक अर्ज लौंडी की मंजूर हो।
बादशाह ने कहा, जल्दी कहो। सलीमा सलीमा ने साहस से कहा, उस जवान को माफ कर देना। इसके बाद सलीमा की आंखों से आंसू बह चले और थोड़ी ही देर में ठंडी हो गई। बादशाह ने घुटनों के बल बैठकर उसका ललाट चूमा और फिर बालक की तरह रोने लगा। गजब के अंधेरे और सर्दी में युवक भूखा प्यासा पड़ा था। एकाएक घोर चीत्कार करके किवाड़ खुले। प्रकाश के साथ ही एक गंभीर शब्द तहखाने में भर गया। बदनसीब नौजवान, क्या होशवास में है? युवक ने तीव्र स्वर से पूछा। कौन? जवाब मिला, बादशाह। युवक ने कुछ भी अदब किए बिना कहा, यह जगह बादशाहों के लायक नहीं है। क्यों तशरीफ लाए हैं? तुम्हारी कैफियत नहीं सुनी थी, उसे सुनने आया हूँ। कुछ देर चुप रहकर युवक ने कहा, सिर्फ सलीमा को झूठी बदनामी से बचाने के लिए कैफियत देता हूँ। सुनिए, सलीमा जब बच्ची थी, मैं उसके बाप का नौकर था। तभी से मैं उसे प्यार करता था। सलीमा भी प्यार करती थी, पर वह बचपन का प्यार था। उम्र होने पर सलीमा पर्दे में रहने लगी और फिर वह शाहशाह की बेकम हुई, मगर मैं उसे भूल न सका। 5 साल तक पागल की तरह भटकता रहा। अंत में भेष बदलकर बांदी की नौकरी कर ली। सिर्फ उसे देखते रहने और खिदमत करके दिन गुजार देने का इरादा था। उस दिन उज्ज्वल चांदनी, सुगंधित पुष्पराशि, शराब की उत्तेजना और एकांत ने मुझे बेबस कर दिया। उसके बाद मैंने आंचल से उसके मुख का पसीना पोंछा और मुंह चूम लिया। मैं इतना ही इख्तावार हूँ। सलीमा इसकी बाबत कुछ भी नहीं जानती। बादशाह कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। उसके बाद वह दरवाजे बंद किए बिना ही धीरे धीरे चले गए। सलीमा की मृत्यु को 10 दिन बीत गए। बादशाह सलीमा के कमरे में ही दिन रात रहते हैं। सामने नदी के उस पार पेड़ों के झुरमुट में सलीमा की सफेद कब्र बनी है। जिस खिड़की के पास सलीमा बैठी उस दिन रात को बादशाह की प्रतीक्षा कर रही थी, उसी खिड़की में, उसी चौकी पर बैठे हुए बादशाह उसी तरह सलीमा की कब्र दिन रात देखा करते हैं। किसी को पास आने का हुक्म नहीं। जब आधी रात हो जाती है तो उस गंभीर रात्रि के सन्नाटे में एक मर्मभेदिनी गीतध्वनि उठ खड़ी होती है। बादशाह साफ साफ सुनते हैं, कोई करुण कोमल स्वर में गा रहा है, दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी। क्रोध और वेदना के कारण उसकी वाणी में गहरी तलखी आ गई थी और वह बात बात में चिंचिना उठता था। यदि उस समय गोपी न आ जाता तो संभव था कि वह किसी बच्चे को पीटकर अपने दिल का गुबार निकालता। गोपी ने आकर दूर से ही पुकारा, साहब सलाम भाई रहमान। कहो क्या बना रहे हो? रहमान के मस्तिष्क का पारा सहसा कई डिग्री नीचे आ गया। यद्यपि क्रोध की मात्रा अभी भी काफी थी, बोला, आओ गोपी काका। साहब सलाम। बड़े तेज हो, क्या बात है? गोपी बैठ गया। रहमान ने उसके सामने बीड़ी निकाल कर रखी और फिर सुलगाकर बोला, क्या बात होगी काका? आजकल के छोकरों का दिमाग बिगड़ गया है। जाने कैसी हवा चल पड़ी है। माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं। गोपी ने बीड़ी का लंबा कश खींचा और मुस्कुरा कर कहा, रहमान, बात सदा ही ऐसी रही है। मुझे तो अपनी याद है, बाबा सिर पटक कर रह गए, मगर मैंने चटशाला में जाकर हाजिरी ही नहीं दी। आज बुढ़ापे में वे दिन याद आते हैं। सोचता हूँ 2 अक्षर पेट में पड़ जाते तो। बीच में बात काट कर रहमान ने तेजी से कहा, तो काका, नशा चढ़ जाता। अक्षरों में नाज से ज्यादा नशा होवे है। यह 2 अक्षर का नशा ही तो है जो सलीम को उड़ाए लिए जावे हैं। कहवे है, इस बस्ती में मेरा जी नहीं लगे। सब गंदे रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं, चोरी से नहीं चुके। गोपी चौंक कर बोला, सलीम ने कहा ऐसे? जी हाँ, सलीम ने कहा ऐसे और कहा, हम इंसान नहीं हैं, हैवान हैं। फिर हम जैसे नाली में कीड़े बिलबिलाए हैं, न उसी तरह की हमारी जिंदगी है। कहते कहते रहमान की आंखें चढ़ गईं, बदन कांपने लगा। हुक्के को जिसे उसने अभी तक छुआ नहीं था, इतने जोर से पैर से सरकाया कि चिलम नीचे गिर पड़ी और आग बिखर कर चारों ओर फैल गई। तेजी से पुकारा, करीमन, ओ हरामजादी करीमन, कहाँ मर गई जाकर? ले जा इस हुक्के को, साला आज हमें गुंडा कहवे हैं। गोपी ने रहमान की तेजी देखकर कहा, उसका बाप स्कूल में चपरासी था न? जी हाँ, वही असर तो खराब करे हैं। पढ़ा नहीं था तो क्या, हर वक्त पढ़े लिखे के बीच रहवे था। मगर साले ने किया क्या? भरी जवानी में पैर फैला कर मर गया। बीवी को कहीं का भी नहीं छोड़ा। न जाने किसके पड़ती, वह तो उसकी माँ ने मेरे आगे धरना दे दिया। वह दिन और आज का दिन सिर पर रखा है।
कह दे कोई सलीम रहमान की औलाद नहीं है। पर वह बात है काका। आगे जैसे रहमान की आंख में कहीं से आकर कुनक पड़ गई। जोर जोर से मलने लगा। उसी क्षण शून्य में ताकते ताकते गोपी ने कहा, सलीम की माँ बड़ी नेकदिल औरत है। रहमान एकदम बोला, काका फरिश्ता है। ऐसी नेकदिल औरत कहाँ देखने को मिले है आजकल। क्या मजाल जो कभी पहले शौहर का नाम लिया हो। ऐसी जीजान से खिदमत करे है कि बस सिर नहीं उठता। और काका उसी का नतीजा है। तुमसे कुछ छुपा है। कभी इधर उधर देखा है मुझे, गोपी ने तत्परता से कहा। कभी नहीं रहमान, मुंह देखे की नहीं ईमान की बात है। 5 पंचों में कहने को तैयार हूँ। और रही चोरी की बात, किसी के घर डाका मारने कौन जावे हैं। यूं खेत में से घासपात तुम भी लावो ही हो काका। गोपी बोला, हाँ लावू हूँ। इसमें लुकाव की क्या बात है। और लावे क्यों न, हम क्या इतने से भी गए। बाबू लोग रोज जेब भर कर घर लौटे हैं। सच कहूँ रहमान, तनख्वाह बांटते वक्त अंगूठा पहले लगवा लेवे हैं और पैसों के वक्त किसी गरीब को ऐसी दुत्कार देवे कि बेचारा मुंह ताकता रह जावे हैं। इस सत्यानाशी राज में कम अंधेर नहीं है। पर बेमाता ने हमारी सरकार की किस्मत में न जाने क्या लिख दिया है। दिन रात चौगुनी तरक्की होवे हैं। गांधी बाबा की कुछ भी पेश नहीं आवे। रहमान ने सारी बातें बिना सुने उसी तेजी से कहा, बाबू क्यों, वे जो अफसर होते हैं साहब बहादुर, वे क्या कम हैं। किसी चीज पर पैसा नहीं डाले हैं। और काका, यह कल का छोकरा सलीम हमें गुंडा बतावे हैं। गुंडे साले तो वे हैं। सच काका, क्लब में सिवाय बदमाशी के वे करें क्या हैं। शराब वे पिए, जुआ वे खेलें और क्या। हमारे साहब के पास आए दिन क्लब का चपरासी आवे हैं। कभी 100 कभी 150, सदा हारे ही हैं। पर रहमान, उसकी मेम बड़ी तकदीर की सिकंदर है। जब जावे तब 100वां 100 खींच लावे है मेम साहब। काका तुम क्या जानो, उसकी बात और है। जितने ये साहब बहादुर हैं, और साहब क्यों, बड़े बड़े वकील बलिस्टर लाला सभी आजकल क्लब जावे हैं। मुसलमान को शराब पीना हराम है, पर वहां बैठकर विस्की जिन पोरट सेरी सब चढ़ा जावे हैं। औरतें ऐसी गिर गई हैं कि पराए मर्द के कमर में हाथ डालकर ये फिरे हैं और वे हंस हंस कर खिलर खिलर बातें करे हैं। काका, जितनी देर वे वहां रहवे हैं ये यही कहते रहे हैं, उसकी बीवी खूबसूरत है, इसकी जोरदार है। शर्मा खुशकिस्मत है, रफीक की लौंडियां उसके घर जावे, गुप्ता की बीवी उसके पास रहे हैं। सारा वक्त यही घुसर पुसर होती रहे और मौका देख कोई किसी के साथ उड़ चला। उस दिन जीत की खुशी में ड्रामा हुआ था। पुलिस के कप्तान लालाजी बने थे। वे लालाजी लोगों को हंसाते रहे और मेजर साहब उनकी बीवी को लेकर डाक बंगले की सैर करने चले गए। ये हैं बड़े लोगन की चाल चलन। ये हमारे आका, हमारे भाग की लकीर इन्हीं की कलम से खींचे है। गोपी ने फिर जोर से बीड़ी का कश खींचा और गंभीरता से कहा, रहमान, देखने में जितना बड़ा है असल में वह उतना छोटा और खोटा भी। और क्या, और इन्हीं के लिए सलीम हमें बदतमीज बदसहूर बेअकल न जाने क्या कहवे हैं। मैंने भी सोच लिया है, आज उससे फैसला करके रहूंगा। मैंने हमेशा उसे अपना समझा है। नहीं तो गोपी ने अब अपना डंडा उठा लिया। बोला, रहमान कुछ भी हो, सलीम तेरा ही लड़का माना जावे है, जवान है, अबेतबे से न बोलना, समझा। आजकल हवा ऐसी चल पड़ी है और चली कब नहीं थी। फर्क इतना है, पहले मार खाकर बोलते नहीं थे, अब सीधे जवाब देवे हैं। रहमान तेज ही था। कहा, मैं उसके जवाबों की क्या परवाह करूँ काका, जावे जहन्नुम में, मेरा लगे क्या है। और काका, मैं उसे मारूंगा क्यों, मेरे क्या हाथ खुले हैं। मैं तो उससे 2 बात पूछूंगा, रास्ता इधर या उधर। और काका, मुझे उस साले की जरा भी फिक्र नहीं, फिक्र उसकी माँ की है। यूं तो औलाद और क्या कम है, पर जरा यही कुछ सहूरदार था। काका, सोचता था पढ़ लिख कर कहीं मुंशी बनेगा, जात बिरादरी में नाम होगा, लेकिन लिखा क्या किसी से मिटा है। गोपी बोला, हाँ रहमान, लिखा किसी से नहीं मिटा, अब चाहे तो मालिक भी नहीं मिट सकता। ऐसी गहरी लकीर बेमाता ने खींची है। सो भैया, अपनी इज्जत अपने हाथ है, ज्यादा कुछ मत कहना। पढ़ो लिखो को गैरत जल्दी आ जावे हैं, समझा काका। और फिर गोपी डंडा उठा, घास की गठरी कंधे पर डाल साहब सलाम करके चला गया।
रहमान कुछ देर वहीं शून्य में बैठा धुंधले होते वातावरण को देखता रहा। मन में उमड़ घुमड़ कर विचार आते और आपस में टकराकर शीघ्रता से निकल जाते। वे झील के गिरते पानी के समान थे, गहरे और तेज, इतने तेज कि उफन कर रह जाते। उनका तात्कालिक मूल्य कुछ नहीं था, इसीलिए उससे मन की झुंझलाहट और गहरी होती गई। करुणा और विषाद कोई उसे कम नहीं कर सका। आखिर वह उठा और अंदर चला गया। घर में सन्नाटा था। बच्चे अभी तक खेल कर नहीं लौटे थे। उसकी बीवी रोटियां सेंक रही थी। सालन की खुशबू उसकी नाक में भर उठी। उसने एक नजर उठाकर अपनी बीवी को देखा। शांतचित्त वह काम में लगी है। उसके कानों में लंबे बाले रोटी बढ़ाते समय वेग से हिलते हैं। उसके सिर का गंदा कपड़ा खिसक कर कंधे पर आ पड़ा है। यद्यपि जवानी बीत गई है तो भी चेहरे का भराव अभी हल्का नहीं पड़ा है। गोरी न होकर भी वह काली नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब नशा है। वही नशा उसे बरबस खूबसूरत बना देता है। जिसकी ओर वह देख लेती है एक बार तो वह ठिठक जाता है। रहमान सहसा ठिठका। उन दिनों इन्हीं आंखों ने मुझे बेबस बना दिया था। नहीं तो सहसा उसे देखकर उसकी बीवी बोल उठी, इतने तेज क्यों हो रहे थे? गैरों के आगे क्या इस तरह घर की बात कहते हैं? रहमान कुछ तल्खी से बोला, गैरों के आगे क्या? पानी अब सर से उतर गया है। कल को जब घर से निकल जावेगा तब क्या दुनिया कानों में रुई ठूंस लेगी या आंखें फोड़ लेगी? बीवी को दुख पहुंचा। बोली, बाप बेटे क्या दुनिया में कभी अलग नहीं होते? कौन कहे कि वह मेरा बेटा है और किसका है? मैं क्या जानूं? जरा देखना मेरी तरफ, मैं भी तो सुनूं। तिनक कर उसने कहा, क्या सुनेगी? मेरा होता तो क्या इस तरह कहता? ज़बान खींच लेता साले की। देखूंगी किस किस की ज़बान खींचोगे। अभी तक तो एक भी बात नहीं सराहता। बच्चे और जवान बराबर होते हैं। नहीं होवे पर पूत के पाव पालने में नजर आ जावे हैं। और फिर वही कौन सा जवान है? अल्हड़ उम्र है। एक बात मुंह से निकल गई तो सिर पर उठा लिया। तुम्हारा नहीं तभी तो। अपना होता तो क्या इस तरह ढोल पीटते? अपनों के हजार ऐब नजर नहीं आवे हैं, दूसरों का एक ज़रीसा पहाड़ बन जावे हैं। रहमान कुछ भी हो इतना मूर्ख नहीं था। उसने समझ लिया उसने बीवी के दिल को दुखाया है, पर वह क्या करे? सलीम से उसे क्या कम मोहब्बत है? पेट काट कर उसे रहमान ने ही तो स्कूल भेजा है। उसके लिए अब भी कभी बड़े बाबू, कभी डिप्टी, कभी बड़े साहब के आगे गिड़गिड़ाता रहता है। इतनी गहरी मोहब्बत है तभी तो इतना दुख है। कोई गैर होता तो। तभी उसके चारों बच्चे बाहर से शोर मचाते हुए आ पहुंचे। वे धूल मिट्टी से लिथड़े पड़े थे, परंतु गंदे और अर्धनग्न होने पर भी प्रसन्न थे। सबसे बड़ी लड़की लगभग 12 वर्ष की थी। आते ही खुशी खुशी बोली, अम्मी, आज हम भैया की जगह गए थे। रहमान को कुछ अचरज हुआ, पर वह जला भुना बैठा था। कड़क कर बोला, कहाँ गई थी चुड़ैल? लड़की सहम गई, घबरा कर बोली, भैया की जगह। कौन सी जगह जहाँ भैया जाते हैं? दूर। छोटा लड़का जो 10 बरस का था अब एकदम बोला, अब्बा वहाँ बहुत सारे आदमी थे। तीसरा भी 8 बरस का लड़का आगे बढ़ आया, कहा वहाँ लेक्चर हुए थे। रहमान अचकचाया, लेक्चर? लड़की ने कहा, हाँ अब्बा, लेक्चर हुए थे। भैया भी बोले थे। लोगों ने बड़ी तालियां पीटी। अम्मा का मुख सहसा खिल उठा। गर्व से एक बार उसने रहमान को देखा, फिर बोली, क्या कहा उसने? लड़की जो मुरझा चली थी अब दुगने उत्साह से कहने लगी, अम्मी भैया ने बहुत सी बातें कही थीं। हम गंदे रहते हैं, हम अनपढ़ हैं, हम चोरी करते हैं, हमें बोलना नहीं आता, हमें खाने को नहीं मिलता। रहमान चिहुक कर बोला, देखा तुमने? बीवी ने तिनक कर कहा, सुनो तो। हाँ और क्या लाली? लड़का बोला, मैं बताऊं अम्मी, भैया ने कहा था इसमें हमारा ही कसूर है। हाँ, लड़की बोली, उन्होंने कहा था बड़े लोग हमें जानबूझकर नीचे गिराते जावे हैं और हम बोले ही नहीं। और फिर अब्बा की तरफ मुड़कर बोली, क्यों अब्बा, वे लोग कौन हैं? अब्बा तो बुत बने बैठे थे, क्या कहते? लड़का कहने लगा, अब्बा और जो उनमें बड़े आदमी थे सबने यही कहा, हम भी आदमी हैं, हम भी जिएंगे, हम अब जाग गए हैं। अम्मी ने एक लंबी सांस खींची, चेहरा प्रकाश से भर उठा, सुनते हो सलीम की बातें? रहमान अब भी नहीं बोला। लड़की बोली, और अम्मी, भैया ने मुझसे कहा था कि मैं अब घर नहीं आऊंगा।
नहीं आएगा। हाँ अम्मी। रहमान की निद्रा टूटी। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम गंदे। हाँ अम्मी। नहीं अब्बा, लड़की आप ही। आप कुछ गंभीरता से बोली। भैया ने मुझसे कहा था कि अब इस घर में नहीं रहूंगा, नया घर लूंगा, बहुत साफ। अब्बा से कह दीजो कि वहाँ रहने से गड़बड़ हो सकती है। हम लोगों के पीछे पुलिस लगी रहती है, वहाँ आएगी तो शायद अब्बा की नौकरी छूट जाएगी। लेकिन अब्बा हो तो बोलें। उनके तो सिर में भूचाल आ गया है। वह घूम रहा है, रुकता नहीं।